5 बजने को है। ये वक्त होता है रोज का 5 का प्रहार के लिए। मैं रविंद्र सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज का मुद्दा 5 का प्रहार का, सदन में बदली तस्वीर, कामकाज पर क्या असर। दरअसल राजस्थान विधानसभा में उपचुनाव के नतीजों के बाद अब सदन के अंदर की तस्वीर बदल गई है। जहां कांग्रेस अब 66 विधायकों के साथ सदन में बैठेगी, वहीं सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के पास अब बढ़कर विधायकों का संख्या बल 119 हो गया है। इधर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी का वजूद सदन में अब खत्म हो गया है। पहले उपचुनाव से एक विधायक होते थे, लेकिन उपचुनाव में हार के बाद अब उनका एक भी विधायक नहीं है। वहीं उपचुनाव के नतीजे के बाद बीएपी की यानी बाप पार्टी की संख्या सदन में बरकरार रखने में कामयाब रही है। विधानसभा से आरएलपी का पत्ता साफ हुआ है और सदन में कांग्रेस की सीटें उपचुनाव में कम हुई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, भले ही कांग्रेस की सीट सदन में कम हो गई है, लेकिन आम जन के मुद्दे कांग्रेस पुरजोर तरीके से उठाएगी। वहीं मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा, बीजेपी के विधायक दल की संख्या में इजाफा हुआ, ऐसे में सत्ता पक्ष का सदन में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चर्चा इसी पर करते हैं। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उपचुनाव के बाद सदन में बदली तस्वीर, बीजेपी की सीटें बढ़कर हुई 119। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विधायक दल और सरकार के हौसले बुलंद हुए हैं और हमारे विरोधियों के हौसले पस्त हुए हैं। कांग्रेस की सीटें घटकर हुई 66। आने वाले 70 के अंदर भी कोई संख्या का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 आदमी हमारे कम हो गए, उससे बीजेपी ये ना सोचे कि उनका संख्या बल कोई बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सदन में आरएलपी का वजूद खत्म, 7 नए चेहरे सदन में दिखेंगे। सदन में बदली तस्वीर, कामकाज पर क्या असर। शामिल करते हैं, स्वागत करते हैं मदन प्रजापति जी का, बीजेपी से हैं। मदन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रतीक सिंह जी आपका भी स्वागत, धन्यवाद, कांग्रेस से हैं आप। प्रतीक सिंह जी, जितनी सरकार जरूरत होती है, जरूरी होती है लोकतंत्र में, विपक्ष भी उतना ही जरूरी होता है। जोगेश्वर गर्ग की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी में विधायक दल की संख्या में इजाफा हो गया है और ऐसे में सत्ता पक्ष का अब सदन में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कांग्रेस अपने इन 3 विधायकों को गंवाने के बाद किस तरह से अपने जोश, अपने जुनून और जनता के प्रति लड़ाई को बरकरार रखेगी सदन और सड़क दोनों में? कांग्रेस पार्टी का जोश और जुनून लगातार बरकरार है। जो उपचुनाव होते हैं वो अमूमन देखे गए हैं कि जो सत्ता पक्ष है वो जीतता है। चाहे से आप कर्नाटक की बात करेंगे तो कांग्रेस जीती है, राजस्थान की और यूपी की बात करेंगे तो बीजेपी जीती है, पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो टीएमसी जीती है। तो अमूमन 2013 से 18 के बीच में जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, उस दौरान जब अध्यक्ष थे कांग्रेस के सचिन पायलट, उस दौरान कांग्रेस ने सत्ता वाली पार्टी बीजेपी को उपचुनाव में हरा दिया था। हम ये भी देखेंगे, बताइए। ये तो हमारी उपलब्धि थी उस समय की, और इस समय की भी। इस साल में भी एक मंत्री को उपलब्धि आपकी 11 सीटें जीतना भी था, हैट्रिक रोकना भी था। ये बड़ी अच्छी बात है कि हार में भी आपने एक उजला पक्ष ढूंढा है। जी बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इसी साल के अंदर, इस 11 महीने की सरकार में एक और चुनाव हुआ था गंगानगर का, तो वहां पे मंत्री को हराया, वो भी कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि रही है अमूमन। लेकिन जो जनता के जो मुद्दे हैं, चाहे से हम 66 रहे हैं, चाहे से हम 59 रहे हैं, चाहे से हम 65 रहे हैं, लेकिन हम जो जनता के मुद्दे हैं वो लगातार उठाते रहेंगे। और मैं आशा करता हूं कि न्यूज 18 भी जनता के मुद्दे को लगातार उठाता रहेगा। आपको निराश किया क्या न्यूज 18 ने कभी? प्रमुख हाँ जी, निराश किया क्या कभी? नहीं, कभी निराश नहीं किया। तभी तो मैंने आशा व्यक्त की है। मैंने आशा तभी तो व्यक्त की है कि बिल्कुल उठाते रहेंगे। जैसे आज के प्रमुख अखबारों में छपा है कि जोधपुर में स्कूल कोचिंग सेंटरों के पास में धड़ल्ले से मिल रही है एमडी ड्रग्स और स्मैक। तो जो युवाओं को जो नशे के अंदर धकेला जा रहा है, मुझे लगता है कि सरकार अगर उसके ऊपर भी ध्यान दे। आपकी संख्या बढ़ के 119 हो गई, बहुत अच्छी बात है, और ज्यादा सशक्तिकरण से आपने सरकार चलाई है। और ये जो इस तरीके की जो नशाखोरी जैसी खबरें आती हैं या अपराध बढ़ने की जो खबरें आती हैं, इस पर अंकुश लगाइए। और ये सारे जो प्रमुख मुद्दे हैं वो सड़क से लेकर के और सदन तक लगातार कांग्रेस पार्टी उठाती रहेगी, चाहे चुनावों के नतीजे कुछ भी हो। नहीं, जोगेश्वर गर्ग जी ने कहा ना कि सत्ता पक्ष का सदन में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो
क्या समझ रहे हैं आप? उनका सत्ता आने के बाद में कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा, अब 4 विधायक बढ़ जाने से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो ये तो एक अजीब सी बात है। मुझे लगता है अभी 11 महीने पहले ही तो सरकार बनी है, तो तब कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा और अब ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन हाँ, हमारे जनता के जो मुद्दे हैं, चाहे सदन चलेगा तब भी पुरजोर तरीके से उठाएंगे और सड़क पे भी पुरजोर तरीके से उठाएंगे। टीकाराम जूली जी ने कहा है, मदन प्रजापति जी, कि 3 हमारे भले ही कम हो गए हो विधायक, बीजेपी के 3 भले ही बढ़ गए हों, लेकिन या कहें कि 4 बढ़ गए हों, लेकिन कोई कोर कसर नहीं बाकी रखेंगे हम। देखिए रविंदर जी, आपने सही कहा है कि 3 जो 5 भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 5 सीटें जीती है, उससे मान्य राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और सदन में तो ताकत तो विश्वास बढ़ा ही है, लेकिन राजस्थान की जनता के अंदर भी जो पिछले 11 महीने में माननीय भजन लाल जी की सरकार ने जो काम किए हैं, उन कामों पे मोहर लगी और जनता के बीच में विकास की जो गंगा बही है उस पर जनता ने विश्वास दिखाया है। मैं मानता हूं ये सरकार किसान के लिए, गरीब के लिए और युवाओं के लिए जो 11 महीने में गंगा ये 2 सीटों को क्यों नहीं बहा कर लाई बीजेपी के लिए? देखिए रविंदर जी, जब 7 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं तो जो दौसा के अंदर अगर आप देखेंगे तो दौसा के अंदर 32,000 की हार 2,000 के ऊपर आके रुक गई है। विकास की गंगा बहाने वाली सरकार के एक बड़े कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ मंत्री, वो भी तो विकास की गंगा अपने मंत्रालय में पंचायत नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि 7 सीटों पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, तो भाई वो क्यों देखिए जब रणनीति बनाते हैं रविंदर जी, तो भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति के हाथ से हिसाब से रणनीति जीतने की ही बनी थी। 21 साल बिल्कुल बनी थी। जब दौसा में जीतने के हिसाब से रणनीति बनी थी, जब 32,000 का फासला 2,000 पे आया है रविंदर जी। हम सीट हार गए, लेकिन जनता के बीच का विश्वास नहीं आ रहे। जनता के दिलों में आज भी जो है विश्वास बढ़ा है। मैं कह रहा हूं 32,000 की हार 2,000 पे आ गई, कोई कमी रही होगी तो बिल्कुल उस पर रखेंगे और जनता का जो जनादेश है उसको स्वीकार करेंगे। कहीं पे भी हमने जनता को गाली दी है क्या? नहीं देते ना दूसरे पार्टियों के जैसे। मेरी बात पूरी हो जाए, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि आज 7 सीटों की रणनीति बढ़ाई और 5 सीटें उसमें से भारतीय जनता पार्टी जीती, तो अपन मानते ना कि कहीं एक आदि तो ऊपर 100% का हो जाता तो ये कल को सारी सीटें जीत जाते, तो ये आप ही के चैनल पे कुछ ना कुछ बोलते रहते। लेकिन हम जनता के विश्वास को और जनता के जनादेश को सरबाते लगाते। आज ये बताइए, जो 7 सीटें जीतने के लिए बोल रहे थे, और ये एहसास गोविंद सिंह डोटासरा जी को पहले हो गया था, इसीलिए उन्होंने जाके जो है वो कभी हनुमान बेनीवाल जी के, कभी राजकुमार रोज जी से शरण मांग रहे थे कि हमारे को ले लो गठबंधन। लेकिन मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं यहाँ ये जो आपने कहा कि एक मंत्री के लिए बोला, आप तो ये बताइए कि इनके तो 3 प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी के नेतृत्व कद के ऊपर लाके छोड़ देते हैं, कभी अशोक गहलोत जी के कद पे लाके। मतलब इनके तो तीनों के तीनों नेताओं का फेल्यूर है ना, वो तो फेल हो गए, पूरी कांग्रेस पार्टी फेल हो गई। और एक चीज और मैं रविंदर जी आपको याद दिला दूं इससे, कि जब इनके प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े गए, जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी थे, जब लड़ा गया पंचायत राज का चुनाव, इनके पंचायत राज नगर निगम के चुनाव में इनको हार मिली है। फिर लड़ा गया विधानसभा का चुनाव सीपी जोशी जी के नेतृत्व के अंदर, तो इनको हार मिली है। और फिर लड़ा गया माननीय मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में उपचुनाव, तो इनको फिर हार का मुंह देखना पड़ा। यानी कि इनका एक प्रदेश अध्यक्ष 3 चुनावों में फेल हो गया। हमारे हर प्रदेश अध्यक्ष का जो है वो काम क्या है, काम लोकसभा में जब 11 सीटें गंवाई तब कौन अध्यक्ष थे? और जब बिल्कुल जब सरकार बनने के बाद जब कर्णपुर श्रीगंगानगर में आपके सिटिंग मंत्री जब चुनाव हार गए थे, तब प्रदेश अध्यक्ष कौन थे वो भी बता दीजिए। और फिर वो प्रदेश अध्यक्ष अभी है क्या नहीं है? मैं बताता हूं रविंदर जी। अगर लोकसभा का चुनाव हम हारे तो किस लिए हारे ये आप भी जानते हो, मीडिया वाले हो। एक इनकी मोहब्बत की दुकान चलती है जिसमें झूठ परोसा जाता है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ये आरक्षण खतरे में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो आरक्षण प्रजापति जी, अरे मदन प्रजापति जी, भाई 11 सीटें अगर हारते, अगर ये बात अगर वहां चलती तो भाई साहब आप जो है 25 की 25 हारते। जब 11 जगह पे यहाँ पर ये बात मानी गई, जब ये 11 जगह पे बात मानी गई, एक मिनट, पूर्वी राजस्थान रविंद्र जी सुन लीजिए, पूर्वी राजस्थान में आरक्षण खत्म, सुनिए ना, आरक्षण खत्म हो जाएगा। हमने तो आरक्षण खत्म नहीं किया, जनता ने समझ लिया। ठीक है, राहुल गांधी ने विदेश में जाके कहा कि जब बात आप दूसरों की करते हैं, उसका हरियाणा के अंदर, हरियाणा में जवाब दिया। प्रतीक जी देखिए, इन चुनाव के नतीजों में हार, मदन प्रजापति जी का एक कहना कि नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा, 10 सेकंड दीजिए मेरी बात का। मैं जो बात कंप्लीट करना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव की जो आप बात कह रहे हैं, उसके अंदर जो झूठ चला इनका, मोहब्बत की दुकान में झूठ परोसा गया, आरक्षण और संविधान।
लेकिन हमने तो संविधान खत्म करने की बात नहीं की, लेकिन आरक्षण खत्म करने की बात तो राहुल गांधी ने जाके विदेश में की ना। जामिया से आरक्षण खत्म करने वाली पार्टी कौन है? ये जो जनता ने समझा और उसका जवाब हरियाणा चुनाव से देना चालू किया, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर दिया और राजस्थान के उपचुनाव में दिया, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में दिया। 10 सेकंड मांगे थे राजस्थान ही आपने नहीं, खत्म करने के लिए। सारे के सारे चुनाव की दे सकता हूं। प्रतीक जी, आप जवाब देना चाह रहे थे और जवाब इसका भी लूंगा। एक तो ये आरक्षण की बात कही और जवाब इसका भी लूंगा। ये मदन प्रजापति जी बोल रहे हैं, लेकिन क्या मंथन कांग्रेस को नहीं करना चाहिए? हार किसकी वजह से हुई? मदन प्रजापति सीधे ये बोल रहे हैं कि भाई ना तो अशोक गहलोत तो गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट, इनकी नाकामी इस वजह से ये रही। चलिए, उनका कहना हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने क्या अभी तक आकलन किया कि हार क्यों हुई? देखिए, निश्चित तौर पे चुनाव के रिजल्ट आए हुए अभी 3-4 दिन ही हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे चिंतन और मंथन करेगी। लेकिन जैसा आपने पूछा और मैं भी दोबारा पूछ लेता हूं कि जब सरकार बनने के 2 महीने बाद चुनाव हुए थे श्रीगंगानगर के अंदर, जब मंत्री हार गए थे, तब वो किसकी हार थी मदन जी, वो भी कृपया बता करके जाएंगे। और अभी बोल रहे थे कि आरक्षण खत्म करने के लिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे रह जाऊंगा क्योंकि आज संविधान दिवस है, तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी चर्चा संविधान पे भी हो जाए। तो 1950 के अंदर जब संविधान बना था, तो आरएसएस ने अपने पांचजन्य जो इनका मुखपत्र होता है उसके अंदर ये लिखा था कि ये तो विदेशों के हिसाब से बना दिया है आरक्षण, विदेशों के हिसाब से बना दिया है संविधान को मनुस्मृति की तरह होना चाहिए, जहां मनुस्मृति के अंदर दलित, वंचित और स्त्रियों का कोई स्थान नहीं है, उस तरीके का होना चाहिए। आरक्षण को बार बार आप इनके पांचजन्य को देख लीजिए, इनके आरएसएस को देख लीजिए। और 2015 के अंदर आरएसएस प्रमुख जो सरसंघचालक हैं, उन्होंने यूपी के अंदर बोला था कि आरक्षण का 2014 से होना चाहिए। सरकार है और संघ भी है। ये मैं जानना चाह रहा हूं, क्या संविधान हटा के मनुस्मृति आ गई है क्या? देखिए, संविधान नहीं, मैं तो बताया कि बोला था कि नहीं बोला था, मैं गलत तो नहीं कह रहा। पांचजन्य के ये तो बताएंगे भाई, ये क्रॉस चेक ना। मदन जी बता दीजिए भाई, कुछ अगर गलत सही बोल रहे हैं। मैं बता देता हूं, मैं आपको बता दूंगा, मैं बता देता हूं। अगर प्रतीक सुनेंगे तो प्रतीक जी सुनेंगे, प्रतीक जी और मदन जी दोनों को लाइएगा। जी जी, मैं प्रतीक जी को बड़ी ईमानदारी से बताता हूं। ये कह रहे हैं मनुस्मृति, मैं तो ये कह रहा हूं जम्मू एंड कश्मीर में वाल्मीकि समाज को उनका अधिकार देने के लिए अगर कोई बैठा था तो बीच में अड़चन बैठी थी तो कांग्रेस बैठी थी। और मैं बता देता हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, जामिया के अंदर 2011 में दलितों का आरक्षण खत्म किया तो किसने किया? पश्चिम बंगाल में ओबीसी के अंदर 65 जातियों को, 65 मुस्लिम जातियों को डाल के ओबीसी के आरक्षण पे अगर डाका किसी ने डाला तो किसके राज में डाला? राहुल गांधी के खानदानी विरासत आरक्षण एसटी एससी को लेकर से किसने छुपाया? और मैं आज भी कह रहा हूं बड़ी ईमानदारी से कि विदेश में जाके अगर आरक्षण खत्म करने की बात अगर किसी ने विदेशी धरती पे जाके की तो राजीव गांधी जी ने किया। 1987 के अंदर, 1987 में राजीव गांधी जी की सरकार ने एसटी एससी आयोग को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं देने दिया गया? ओबीसी आयोग मंडल कमीशन पे अगर कोई कुंडली मार के 1950 में, तो ये भी पूरी तैयारी के साथ बता रहे हैं कब कब आपके नेताओं ने विदेशों में जाकर झूठ का पुलिंदा है। मैंने तो तथ्य के साथ में बोला। अब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण में, अरे आंध्र प्रदेश के अंदर इनके सहयोग से सरकार चल रही है, वहां बता दे। नहीं, अलीगढ़ में किसने खत्म किया भाई? अब देखिए, मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम में ट्विस्ट कर दिया, उत्तर प्रदेश। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं 3 चीज का जवाब दिला दो रविंद्र मेरे को। 2 चीज का मैं मदन जी एक मिनट, मंडल आयोग मदन जी 10 सेकंड उनको भी दे दीजिए ना। मदन जी 10 सेकंड उनको भी दीजिए। आयोग को संवैधानिक दर्जा राजीव गांधी ने क्यों नहीं देने दिया? ये मदन जी 10 सेकंड उनको भी दीजिए। जी 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 जी, बस 2 चीज का जवाब नहीं साहब, एक मिनट प्लीज। मदन जी बोलिए। प्रतीक जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि आंध्र प्रदेश में इनके सहयोग से सरकार चल रही है, वहां पे 64 जातियों को आरक्षण क्यों दे रखा है मुसलमानों के? और उन्होंने अपने जो घोषणा पत्र है उसके अंदर लिखा था कि हम इस आरक्षण को 4% से और बढ़ाएंगे। तो इनके सहयोग से सरकार वर्तमान में चल रही है। मैं पुरानी बात ही नहीं कर रहा, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, आज के दिन की। तो ये गुड़ खाओ और गुलगुलों से परहेज, ये कैसी बातें हो सकती है? क्या इनके संघ प्रमुख ने नहीं कहा था 2015 के अंदर कि आरक्षण के ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ा था? उत्तर प्रदेश में, बिहार में सर, बिहार चुनाव हार गए थे। हाँ, चलिए बिहार आपकी बात कर लेता हूं। एसपी मित्तल सर मुझे बताइए, चर्चा हम ये कर रहे हैं कि इन उपचुनावों के बाद बीजेपी कितनी मजबूत अगर आंकड़ों में है तो फिर सदन में और बाहर कितनी मजबूत होगी, और कांग्रेस क्या कमजोर होगी या फिर और भी ज्यादा ताकत के साथ उभर कर निकलकर सामने आएगी? इसी पर जवाब आपसे लूंगा। और क्या कांग्रेस को बीएपी जिसकी ताकत बढ़ी है और आरएलपी जिसकी ताकत घटी है, भले ही उनको साथ लेकर एक मजबूत विपक्ष के तौर पर सरकार को घेरना चाहिए,
क्योंकि विपक्ष जितना जरूरी है, सरकार के साथ साथ विपक्ष भी उतना जरूरी है। देखिए, जब ये उपचुनाव की शुरुआत हुई थी तभी ये तय हो गया था कि इनके जो भी परिणाम आवे वो सरकार की स्थिति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी 7 के 7 चुनाव हार जाती तो भी कोई सरकार पे फर्क पड़ने वाला नहीं था, कांग्रेस जीत जाती तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। एक चीज और कि यदि क्या नाम से राजस्थान विधानसभा में यदि कांग्रेस की संख्या 66 हो गई है 200 में से, तो मैं मानता हूँ कि क्या नाम से विरोध करने के लिए, जनता के मुद्दे उठाने के लिए बहुत पर्याप्त सीटें कांग्रेस के पास है। 66 के माध्यम से बहुत मुद्दों को क्या नाम से उठाया जा सकता है, जनता की बात रखी जा सकती है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि देखिए, जब पिछली बार जब कांग्रेस का राज था तो एक बार उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई थी। पूरे 3 साल तक उसके रिजल्ट आने के बाद तक कांग्रेस के सारे नेता ये कहते रहे कि यार भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई है, और इसको मतलब लगातार मुद्दा बनाए रखा। अब इस उपचुनाव के अंदर 7 में से 3 स्थानों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है। ये बनना चाहिए कि आपकी जो उम्मीदवार है कांग्रेस, जिसके लिए कह रही है कि क्या नाम से राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और 66 अभी भी विधायक है, जनता के मुद्दे उठाएंगे, लेकिन 3 क्षेत्रों में आपकी जमानत जब्त हो गई, तो कांग्रेस इस पर मंथन करना चाहिए कि क्या कारण है कि हमारी जमानत जब्त हो गई। अब देखिए, खीमसर के अंदर जो कहना था हनुमान बेनीवाल, जिनका लोकसभा चुनाव उनके समर्थन से जीता था, उनका यह कहना है कि कांग्रेस के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलवा दिए। कांग्रेस को इन मुद्दों पर मंथन करना चाहिए। हरीश मीणा जो इनके टॉप के सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्या नाम से यदि नरेश मीणा के खिलाफ पहले से कार्रवाई हो जाती तो ये रिजल्ट तरह से दूसरे आते। तो ये जो चीजें कांग्रेस में अंतर विरोध चल रहा है, मुझे लगता है कि क्या नाम से कांग्रेस को उसको थामने की जरूरत है। देखिए, जब भी क्या नाम से किसी पार्टी को सफलता मिलती है तो उसका जो नेता होता है उसकी हौसला अफजाई होती है। और वैसे भी देखिए 7 चुनाव हुए थे, इन 7 में से 6 जो है वो क्या नाम से विपक्ष के पास थी, 1 सीट थी केवल भारतीय जनता पार्टी के पास। उसमें यदि भारतीय जनता पार्टी 7 में से 5 स्थानों पर जीतती है तो स्वाभाविक है। मैं बीजेपी को, सरकार को क्या करना चाहिए उस पर भी बात करूंगा, लेकिन आपने कांग्रेस को लेकर यहां पर अपनी बातों को प्रतीक जी के सामने से जवाब लेना चाहूंगा। प्रतीक जी, जितने वोट मिलते हैं उसका 16.66% अगर नहीं आता है किसी कैंडिडेट को तो उसको माना जाता है जमानत जब्त होगी। मैं दर्शकों की सुविधा के लिए बता रहा हूं। मतलब अगर 100 वोट पड़े और अगर 17 वोट, एक मोटा माटी अगर राउंड ऑफ कर लें, 17 वोट अगर नहीं मिलते हैं 100 पड़े हुए वोटों में, तो इसका मतलब यही हुआ कि भाई आपकी जमानत जब्त हो गई। आप इस लायक नहीं कि आपने जो पैसा जमा किया है अपना फॉर्म भरते हुए कि वो पैसा आपको रिफंड कर दिया जाए। तो ये मंथन करना क्या जरूरी नहीं है? 3 नंबर पर 4 सीटों पर 3 जगह पर जमानत जब्त, 4 सीटों में से अब सिर्फ 1 सीट रह गई है। देखिए हेमंत भाई, जैसा हेमंत छुट्टी पर आया, मैं रविंद्र आया हूं उनकी जगह। रविंद्र भाई, सॉरी कोई नहीं रविंद्र भाई, अगर जैसा आपने बताया कि 3 जगह जमानत हुई है, जब्त हुई है, तो हम निश्चित तौर पे चिंतन मंथन करेंगे। जिस तरीके से अभी मित्तल साहब ने बताया कि पिछली बार उपचुनाव में बीजेपी की भी 1 जगह जमानत जब्त हुई थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी खत्म हो जाती है, कि जनता वहां से मुंह मोड़ लेती है, कि सत्ता में वापसी नहीं हो सकती है। तो दोबारा पूरे जोश के साथ वापस आएंगे, पूरे जोश के साथ जनता के मुद्दों को उठाएंगे, सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे। जोश कैसे लाएंगे? जोश कैसे लाएंगे? अपनी गलती नहीं, मैं यही समझना चाह रहा हूं भाई, आप गलती का आकलन करेंगे कि नहीं करेंगे? जो चीजें दिखाई दे रही हैं, मैंने तो सबसे पहले बात थी मेरी यही बात से शुरुआत दिखाई दे रही है कि कहां कमी रह गई है, क्यों नहीं गए, क्यों आरएलपी के साथ गठबंधन नहीं हुआ, क्यों बीएपी के साथ गठबंधन नहीं कर पाए, क्यों आखिर ऐसी नौबत आ गई कि रामगढ़ में जो आपकी सीट है वो आप हार गए? नहीं, मैं आपको बता दूं कि रामगढ़ में जितने वोट हमें पिछली बार मिले थे जब हमने सीट जीती थी, उससे ज्यादा वोट मिले इस बार में। वो कंसोलिडेशन में अलग वोट चला गया और उसके बाद में बीजेपी जीती है, कांग्रेस हारी है। हम निश्चित तौर पे इसका पूरा एनालिसिस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछली बार से वोट कम हुए रामगढ़ के अंदर, पिछली बार से वोट बढ़े। और अगर हम 3 सीटें हारे हैं तो मैंने तो अपने वक्तव्य का शुरुआत इसी से की थी कि हम चिंतन मंथन करेंगे, कहां कमी रह गई उस कमी को पूरा करेंगे। मैं अगला सवाल ले रहा हूं मित्तल सर से, सलाह बीजेपी के लिए भी, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए एक बार। हाँ, आ रहा हूं मदन जी, बस इसके बाद आप ही के पास आऊंगा। लेकिन प्रतीक जी, छोटे से बता दीजिएगा, ये विधानसभा चुनाव 2023 क्यों हारी कांग्रेस का मंथन में निकला क्या? मैं इसलिए पूछ रहा हूं, 11 महीने हो गए तो विधानसभा चुनाव 2023 की अगर हम बात करेंगे तो हमको जितने वोट 2018 के अंदर मिले थे उससे ज्यादा वोट। अरे मैं हारे क्यों, सीटें कम क्यों हुई, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब आप आगे तो सुनेंगे, हम आगे सुनेंगे जब भी तो मैं बताऊंगा। हाँ,
प्रमुख तौर पे 4-5 मुद्दों के ऊपर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। अच्छा। और वो प्रमुख मुद्दे थे कन्हैया लाल टेलर जी की जो हत्या हुई थी उदयपुर के अंदर, उसके जो हत्यारे उसको फांसी, महिला अत्याचार के ऊपर इन्होंने प्रमुखता से मुद्दा उठाया था, वो किसान की कर्ज माफी। ठीक बात आप है। इन तीनों मुद्दों पे मुझे बता दीजिए कि क्या हुआ। ठीक बात है, ये बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपने आकलन किया, आपने आकलन किया, आपने आकलन किया पे क्या हुआ। नहीं भाई साहब, मैं वही कह रहा हूं, ये जो 4 मुद्दे आप क्या लेकर प्रतीक जी कांग्रेस गई थी इन उपचुनावों में, अगर आप इसको सही तरीके से आपके हिसाब